हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण और पर्यावरण से पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है एवं पर्यावरण के लिए जो महत्वपूर्ण हमारे सम्मेलन हुए हैं पर्यावरण संरक्षण हेतु, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने पर्यावरण की जनरल डेफिनेशन पढ़ी होगी कि पर्यावरण जो होता है वो परिधन आवरण से मिलकर बना होता है। ये परिधन आवरण से मिलकर बना होता है। तो ये तो हो गई जनरल सी बात, लेकिन एक्चुअल में पर्यावरण का मतलब होता क्या है कि जो आवरण हमारे चारों ओर का आवरण है, ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें हो गया हमारी जो अर्थ हो गई, ठीक है, जो भूमि हो गई, ठीक है, प्लस जो इसके आसपास जल है, वायु है, ये सारी चीज़ें क्या है मिलकर पर्यावरण बना रहे हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, मानव हो गए, तो ये सभी के सभी से मिलकर क्या बना होता है, से मिलकर क्या बना होता है, पर्यावरण बना होता है। पर्यावरण बना होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो पर्यावरण होता है उसमें पेड़ पौधे हो गए, जो जल हो गई, वायु हो गए, ठीक है, और जितने भी जीव जंतु हैं वो सब मिलकर क्या बना रहे हैं, जीव जंतु मिलकर क्या बना रहे हैं, पर्यावरण बना रहे हैं। अब यहीं से डेफिनेशन निकलता है, यहीं से पर्यावरण का क्लासिफिकेशन निकलता है, ठीक है। तो पर्यावरण के पहले तो अवयव पढ़ लेते हैं या घटक बोलते हैं इन्हें। तो पर्यावरण के घटक की अगर बात करें, पर्यावरण के घटक, तो आप ध्यान रखिए कि जो पर्यावरण होता है उसके मुख्यतः तीन घटक होते हैं। तो ये हमारा पर्यावरण है। इसी में हमारा क्या होता है, वायुमंडल, जिसे हमारा जल मंडल। तीसरा है हमारा स्थल मंडल, जिसमें हम रहते हैं, स्थल मंडल। और एक होता है हमारा जैव मंडल, जैव मंडल। अब देखिए जो जैव मंडल होता है ये बेसिकली क्या होता है, सपोज ये आपका जल मंडल है, ये आपका वायुमंडल है, और यहीं पे आपका स्थल मंडल है, तो ये तीनों एरिया जहाँ पर मिलते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, और इसी जगह को हम क्या बोलते हैं, जैव मंडल। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए पर्यावरण के घटक क्या होती है, मतलब, ठीक है, पर्यावरण के ये तो हमने घटक पढ़ लिए। अब आ जाइए कि पर्यावरण को हम क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण के घटक भी इसे बोलते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि पर्यावरण में जो भूमि है, जल हैं, वायु हैं, ये सारे के सारे निर्जीव हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, निर्जीव हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, निर्जीव। तो ये सारे के सारी चीज़ें क्या हैं, निर्जीव हैं। बाकी जो आप दिख रहा होगा कि जैसे पेड़ हो गया, पेड़ पौधे हो गए, और जीव जंतु हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, सजीव हैं। तो यहाँ से दो कैटेगरी तो हमारी यहाँ से बन गई, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम हेडिंग लगाएं कि पर्यावरण के घटक, ठीक है, तो यहीं से हमारे पास दो चीज़ें निकल के आती हैं कि एक तो सजीव वाली घटक, एक सजीव वाले सारे एक कैटेगरी में जाएंगे, और एक होंगे अजीब वाले। तो जो सजीव होते हैं उन्हें कहा जाता है जैविक घटक, ठीक है, और जो निर्जीव होते हैं इन्हें बोला जाता है अजैविक घटक। तो आप याद रखेंगे, जो जिनमें जीवन नहीं है तो उन्हें अजैविक बोल रहे हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं अबायोटिक। इंग्लिश में जैविक घटक को बोला जाता है बायोटिक, ओके। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल हैं पेड़ पौधे, जो भी जीव जंतु हैं, जीव जंतु अर्थात जिनमें क्या है, जिनमें जीवन है, जिनमें जीवन है। तो ये हमारे सारे क्या हैं, जैविक घटक हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल की, जो अजैविक हैं, ये हो सकता है हमारी भूमि, ये हो सकता है हमारा वायु, प्लस ये हो सकता है हमारा जल, ठीक है। तो ये इन सारों में क्या है, जीवन नहीं होता, ठीक है, और जीवन नहीं है इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता, निर्जीव कहा जाता है, निर्जीव, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिए कि अजैविक घटक क्या होते हैं और जैविक घटक क्या होते हैं। दूसरा इसका क्लासिफिकेशन का तरीका है, वर्गीकरण का आधार है कि ये प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, या मानव निर्मित है। तो इस तरीके से भी हम पर्यावरण को पर्यावरण का क्लासिफिकेशन करते हैं, पर्यावरण कि ये मानव निर्मित है, मानव
निर्मित या फिर आर्टिफिशियल है, यानी मानव निर्मित मतलब आर्टिफिशियल या प्राकृतिक। तो दो कैटेगरियाँ यहाँ बन गई। मानव निर्मित में कौन से आएंगे, जैसे सड़क, मकान, सड़क, मकान, जितने भी सारे हमारे सड़क हैं, मकान हैं, जो हमने पार्क बना रखे हैं, जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि जो कि मनुष्य ने बनाया है, वो मानव निर्मित घटक हो गए। और जितनी भी चीज़ें जैसे पेड़, वायु, जल, ये सारे के सारे मानव ने नहीं बनाए, तो ये इसके प्राकृतिक घटक हो गए। क्वेश्चन यहाँ से अमूमन कम पूछे जाते हैं, जैविक घटक अजैविक घटक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बनते हैं अब यहाँ से क्वेश्चन जो है मैक्सिमम वो बनते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र में संरक्षण हेतु क्या क्या कार्य किए गए, या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्य। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य किए गए, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए बेसिकली क्या हुआ है, इसके लिए बेसिक स्तर पे भी कुछ प्रयास हुए हैं और कुछ भारत के स्तर पे भी प्रयास हुए हैं। तो एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि वैश्विक स्तर पर प्रयास हुए हैं। वैश्विक स्तर पर हुए प्रयास, कौन कौन से प्रयास वैश्विक स्तर पर हुए और कौन कौन से इंडिया के स्तर पर हुए, भारत के स्तर पर हुए प्रयास। तो इनको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला वैश्विक स्तर पर आपको याद रखना है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं क्या है, सम्मेलन की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो स्टॉकहोम ही पूछ लेगा आपको, तो ये कहाँ है, ये है स्वीडन में। और कौन से ईयर में ये सम्मेलन होता है, तो ये होता है 1972 में। 1972 में। तो अधिकतर जो भी पर्यावरण से के संरक्षण में कार्य किए गए हैं वो 1970-72 के दशक के बाद ही किए गए हैं। ठीक है, तो 1972 में पहली बार यहाँ पे स्टॉकहोम में, स्वीडन में सम्मेलन होता है। इसके बाद क्या होता है, यहीं पर डिसाइड किया जाता है कि हर साल हम 5 जून को क्या मनाएंगे, पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो यहीं पे ये डिसाइड किया जाता है। और फिर 1972 के अगले साल यानी 1973 से हम हर साल 5 जून को क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो आपको स्टॉकहोम जो सम्मेलन था उससे रिलेटेड सिर्फ इतना याद रखना है कि 1972 में हुआ और पर्यावरण दिवस मनाने की बात यहाँ पर कही गई थी, और 72 में हुआ, और 73 यानी अगले साल से हम यहाँ पे कंटिन्यू पर्यावरण दिवस मनाते हुए आ रहे हैं। ये हो गया हमारा पहला सम्मेलन जो कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किया गया। उसके बाद आ जाइए दूसरा सम्मेलन। दूसरा हमारा होता है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे होता है, ये होता है रियो। ठीक है, तो रियो आपको पता होगा ब्राज़ील में है, और कब होता है ये होता है 1992 में। तो आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये कब हुआ, 1992 में। आपको इससे रिलेटेड क्या क्या बातें याद रखनी है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक एजेंडा 21 क्या हुआ था, बनाया गया था। ठीक है, एक एजेंडा 21 के नाम से एक लेख प्रस्तुत हुआ था, और इस लेख का जो विषय था वो था हमारा आवर कॉमन फ्यूचर। जो हमारा एजेंडा 21 था वो कहाँ पे हुआ, पृथ्वी सम्मेलन रियो ब्राज़ील में। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो आपने UNFCCC, ठीक है, आपने सुना होगा, और जो कोप थे संगठन, ठीक है, इनका गठन यहीं पे हुआ है। ठीक है, तो इन संगठनों को यहाँ पे बनाया गया। आपको पता होगा कोप 27 की रिसेंटली अभी बैठक हुई है मिस्र में, 7 से 18 नवंबर के बीच। ठीक है, नवंबर में मिस्र में इनकी बैठक हुई है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कोप था उसको कहाँ पे बनाया गया, रियो ब्राज़ील में, पृथ्वी सम्मेलन में 1992 में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि कोप की पहली बैठक कहाँ पे हुई, तो कोप की पहली बैठक होती है 1995 में बर्लिन में। ये भी हमें याद रखना है। तो कोप की पहली बैठक पूछ ले तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि जो हमारा UNFCCC है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसे याद रखेंगे। ये होता है यूनाइटेड नेशन
फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आप इसे याद रखिए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हमारा क्या है? थर्ड नंबर पे हमारा है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है? ये होता है, पहले तो क्योटो कहाँ है? तो क्योटो है जापान में, ठीक है। क्योटो कहाँ है? ये है जापान में। ये होता कब है? ये होता है 1997 में, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी बैठक होती है उसका कुछ एम होता है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कार्बन के घटक को कम करना, कार्बन के घटक को कम करना। तो आप ये ध्यान रखेंगे। जब यहाँ पे कार्बन की बात आई है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक कार्बन उत्सर्जन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है, ठीक है। तो कार्बन उत्सर्जन में आपको याद रखना है जो चीन है, चाइना है, ये ऑलमोस्ट 30% पूरे वर्ल्ड का, तो ये सब सर्वाधिक है। सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश अगर पूछा जाए तो वो चाइना है, ऑलमोस्ट 30%। उसके बाद आता है अमेरिका का नंबर, और ये लगभग 15% कार्बन उत्सर्जन करता है, ठीक है। अब 15%, अगर आपसे पूछें प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन सबसे अधिक किसका है, तो आपको बोलना है अमेरिका का। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक किसका है? अमेरिका का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का कार्बन उत्सर्जन में कितना प्रतिशत है। तो भारत जो है वो लगभग 7% कार्बन उत्सर्जन करता है, और ये 4th नंबर पे आता है, ठीक है। और जो EU है यानी यूरोपियन संघ, तो ये लगभग 9% कार्बन उत्सर्जन करता है, और ये तीसरे नंबर पर यहाँ पे लाई करता है। तो आप इसे याद रखेंगे। ये थी मुख्यतः वो बातें जो कार्बन उत्सर्जन से पूछी जा सकती हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, हमारा जो सम्मेलन हुआ है इसको हमने कल वाली वीडियो में भी डिस्कस करा था, और ये है हमारा मॉन्ट्रियल समझौता, ठीक है, या सम्मेलन बोल लीजिए, समझौता। तो मॉन्ट्रियल समझौते से हमें क्या याद रखना है? ये हुआ है 1987 से। इसका उद्देश्य क्या था? इसका एम था कि ओजोन परत का संरक्षण, ठीक है। आपको कल वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो ओजोन परत था उसके लिए हमें 16 सितंबर को हम हर साल क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। और ये कब से मनाना शुरू किया था? अगर ये पूछ ले तो ये 1994 से हमने मनाना शुरू किया था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है मॉन्ट्रियल समझौते से। और मॉन्ट्रियल है कहाँ? ये है कनाडा में, ठीक है। तो आप इतना याद रख लीजिए। अब आता है नेक्स्ट हमारा कि इंडिया में हमने क्या क्या प्रयास किए जो कि हमारे पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड थे। तो इंडिया में आपको पता होगा भोपाल गैस त्रासदी होती है। कब? ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। और आपको पता होगा कि वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस क्या हो गई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या हो गई थी? लीक हो गई थी, और लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसी के बाद इंडिया की गवर्नमेंट की आंखें खुलती हैं, और वो लोग सबसे पहला काम करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में 1985 में। और यहाँ पे सबसे पहले बनाया जाता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो आप इसे ध्यान रखिए कि 1985 में पहली बार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बनाया गया। दूसरा, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये कब आया? 1986 में अधिनियम, ठीक है। तीसरा, आपने पढ़ा होगा जो हमारी वन रिपोर्ट आती है, तो अभी हमारी 17वीं वन रिपोर्ट आई थी। 17वीं वन रिपोर्ट कब आई थी? रिपोर्ट आई थी हमारी 2021 में। हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में अगर आपने पढ़ा होगा कि एक क्राइटेरिया रखा गया है
कि पूरे भाग का 33% भूभाग पे हमारा क्या होना चाहिए, भूभाग पे क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो इसको पहली बार कब बोला गया, इसको बोला गया राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहीं से कि 1988 में हमारे पास एक राष्ट्रीय वन नीति आई, राष्ट्रीय वन नीति आई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय वन नीति हमारी कब आई, 1988 में। तो ये भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ही काम हुआ था। उसके बाद 2002 में क्या हुआ, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आ गया था। जैव विविधता, तो जैव विविधता आप समझते होंगे, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया। संरक्षण अधिनियम कि एक ही जगह पे बहुत सारे सजीवों का मिल जाना क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। तो कोई भी वो एरिया जहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारे जीव जंतु मिले वो जैव विविधता से भरपूर एरिया कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया में आपने पढ़ा होगा, अगर ये इंडिया का मैप है, ठीक है, तो आप इसे सिर्फ इसे देखिए, तो जो ये वाला एरिया है यानी पश्चिमी घाट का, तो पश्चिमी घाट में खूब बारिश होती है, इधर से पवनें आके यहाँ टकराती हैं। और एक ये वाला एरिया है, इसे बोलते हैं पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। ये वाला एरिया प्लस ये पश्चिमी घाट वाला हिमालय जैव विविधता से भरपूर एरिया है। और यहाँ केरल में एक शांत घाटी है, शांत घाटी, इसमें भी खूब सारी जैव विविधता पाई जाती है। अभी पिछले बारी जो 12 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछ लिया था कि अधिकतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो अधिकतम जैव विविधता के लिए आपको याद रखना है, दो कंडीशन होती हैं। एक होता है हमारा, जब भी हम ग्लोब को डिवाइड करते हैं तो जो बीच वाली लाइन होती है उसे इक्वेटर कहते हैं यानी विषुवत रेखा, जो उसके ऊपर होती है ये कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री में, और ये नीचे जो हमारी होती है मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री में नीचे होती है। तो इसके बीच में कर्क रेखा के आसपास क्या होती है, खूब सारी गर्मी पड़ती है। ठीक है, इसके बीच में कर्क और मकर के बीच में यानी विषुवत रेखा पे खूब गर्मी पड़ रही है इस वाले एरिया में। ठीक है, तो इस रीजन में क्या होता है, बहुत सारी गर्मी होती है प्लस बहुत सारी बारिश होती है। तो वो एरिया जहाँ बहुत वर्षा हो, बहुत वर्षा प्लस बहुत गर्मी हो, वहाँ पे अधिकतम क्या मिलेगी आपको, जैव विविधता देखने को मिलेगी, जैव विविधता। तो आप ये याद रखेंगे कि अधिकतम जैव विविधता हमें कहाँ देखने को मिलेगी, जहाँ पे क्या होगा, बहुत गर्मी होगी और बहुत बारिश होगी, वर्षा होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 2002 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय जल नीति, राष्ट्रीय जल नीति आई। ठीक है, जल नीति, तो इसे आप याद रख लीजिए, राष्ट्रीय जल नीति कब आई, ये आई 2002 में। एक और पॉइंट है यहाँ पे कि 2004 में हमारे पास क्या आती है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, ये कब की है, 2004 की। ठीक है, और एक अंतिम संगठन बना है हमारा जिसे बोलते हैं NGT। तो NGT का मुख्यालय दिल्ली में है और ये 2010 में बना, और NGT का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये आपको पता होगा कि NGT 2010 में बना हुआ है और इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये है दिल्ली में। ठीक है, तो आप ये याद रख लीजिए। तो ये थे मुख्य बातें जो कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हुई हैं, मुख्यतः पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो मुख्यतः कार्य हुए हैं। अब आ जाइए कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम डेट्स को देख लेते हैं एक तरफ, और कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, इन डेट्स पर हम ये चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए 2 फरवरी। ठीक है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है हमारा विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो आपको पता होगा आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो आप इसे ध्यान रखिए कि सबसे पहले 2 फरवरी को, तो आज 4 फरवरी है, तो मतलब 2 दिन पहले ही हमारे पास क्या मनाया गया, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। अब उसके पास बाद होता है 21 मार्च। 21 मार्च को हमारे पास मनाया जाता है विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस। तो 21 तारीख मार्च को हम क्या मनाते हैं, विश्व वन दिवस। अब नेक्स्ट हम मनाते हैं 22 मार्च को, एक दिन बाद 22 मार्च को विश्व जल दिवस। तो ये तो आपको ध्यान होगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, अगर ये पूछे तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, उसके बाद आ जाइए
22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को आपको पता होगा कि हम क्या मनाते हैं, अर्थ डे, यानी कि पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। इसके बाद 22 मई को हम मनाते हैं, 22 मई को हम मनाते हैं जैव विविधता दिवस। क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मई को। उसके बाद आ जाइए आप 5 जून को, तो ये आपको कई बार पता है, 5 जून में हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है। उसके बाद अंत में हमारा बचता है 16 सितंबर, और 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस। तो अंत में हम मनाते हैं 16 सितंबर को ओजोन दिवस। तो ये मुख्य डे थे आपको जो याद रखने हैं कि कब हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, कब हम ओजोन दिवस मनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप क्या याद रखेंगे कि जो 2 फरवरी है, 2 फरवरी को याद रख लीजिए आर्द्र भूमि दिवस याद रख लीजिए। देखिए सबसे पहले हमारे पास आया आर्द्र भूमि। भूमि आर्द्र कब होंगी, जब वहाँ पे वन होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होंगे, वन होंगे, और वन हमें याद रखना है कि विश्व आर्द्र भूमि के बाद आ रहा है। उसके बाद आप याद रखेंगे जहाँ पे वन होंगे वहाँ पे जल होगा, यानी वहाँ पे वर्षा होगी तो वहाँ पे जल होगा। तो ये हम कब मनाएंगे, 22 मार्च को। और जब जल रहेगा तभी वहाँ पे पृथ्वी बचेगी, जहाँ पे ओनली एक ही प्लेनेट है जहाँ पे जल है, तो वो कौन है, पृथ्वी है। और पृथ्वी है तो पृथ्वी में क्या है, जैव विविधता है। ठीक है, तो जैव विविधता है, और जैव विविधता है तो हमारा पर्यावरण है, और पर्यावरण कब है, जब हमारा ओजोन बचा हुआ है। तो आप इसे ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी ये डेट्स एग्जाम में पूछी जाती हैं। इन समझौतों से, ये जो सम्मेलन हुए हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।